Actually, it is under the bioenergetics topic only. This is the last part of the bioenergetics topic. But before that, Mr. Rajkumari Devi, video on, please. Make your video on. Is the screen is visible? Is the screen visible? So whether the screen is visible? Okay. So, no, again, I am not clear whether you can see the screen. Just show me the thumbs up whether the screen is visible. Okay, okay, thank you. So now I will discuss about the lactic acid and its relevance in sports. अब लोगों को लैक्टिक एसिड के बारे में पहले जानकारी मिला है कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है. 3 energy systems. One is ATP-CP system. Another one is anaerobic glycolysis. Another one is aerobic system. That anaerobic glycolysis, the other name is lactic acid system. Another name of anaerobic glycolysis or lactic acid system is anaerobic lactate system. Now, what is lactic acid? अभी तक आप लोगों ने ये आइडिया हुआ है. Till now, you have the idea, the lactic acid, it is the end product of anaerobic glycolysis. Or you can say lactic acid is the end product of lactic acid system. मतलब lactic acid जो है वो lactic acid system यानी कि anaerobic glycolysis की आखिरी उत्पाद है. मतलब anaerobic glycolysis process जो है उस process में या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन through different steps of biochemical reaction ultimately आखिर में वो पाइरुविक एसिड बनता है और पाइरुविक एसिड अंत में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. दैट मींस लैक्टिक एसिड इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. लैक्टिक एसिड जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी कि लैक्टिक एसिड सिस्टम का आखिरी उत्पाद है. अब लैक्टिक एसिड का जो एक्चुअली साइंटिफिक नेम है यूपैक नेम बोलता है. दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड और यू कैन से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड. इसमें से ज्यादा मत जाइए, मैं आपको दिखाता हूं देखने में कैसे होता है. ये देखिए CH3 अब बहुत सारे जैसे CH3 COOH वो है एसिटिक एसिड 2 carbon acid. Then CH3 COOH propionic acid 3 carbon acid. ऐसे ही जब कार्बन नंबर बढ़ते जाएगा तो एसिड का नाम चेंज होते जाएगा. तो ये 3 कार्बन एसिड है 1 2 3. इसके लिए इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड या बोल सकता है प्रोपानोइक एसिड. दोनों सेम है, प्रोपियोनिक एंड प्रोपानोइक. लेकिन इसका साथ अल्फा हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, इधर 2 हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है. ये जो है इधर से नाम जो है अल्फा पोजीशन जो है ये जहां पे COH है कार्बोक्सिल ग्रुप है, जहां पे C11O दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप जहां है सो फ्रॉम देयर द नंबरिंग स्टार्ट्स. So this is number 1 carbon, this is number second carbon.
So that's why second 2 iodide. Now OH is called hydroxyl group. So that's why 2-hydroxypropanoic acid. एक और नाम से जाना जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ये पोजीशन यहाँ से ये COE जो है उसके बाद जो पोजीशन है उसको अल्फा कहलाया जाता है। So this carbon is alpha. Next carbon is beta. So that's why in alpha position one hydroxyl group is there. That's why it is called alpha hydroxy propionic acid. इसके बाद जो कार्बन है बीटा, ये बीटा नाम का ज्यादा पहचाना लग रहा है। पिछले क्लास में मैंने बताया था जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, सो दैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट, और कुछ नहीं है, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है ये बीटा पोजीशन जो है, बीटा पोजीशन में जो कार्बन है उस कार्बन में ऑक्सीडेशन होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। कभी-कभी शॉर्ट नोट दे सकता है दैट अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड इज नोन एज ऑप्शन 1 पाइरुविक एसिड, ऑप्शन 2 अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, ऑप्शन 3 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन 4 लैक्टिक एसिड। तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। बस इतना जान लो कि लैक्टिक एसिड को अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड का नाम से जाना जाता है। सो दिस ऑलरेडी आई टोल्ड, पहले मैंने बताया आपको, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था उसमें लास्ट में जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। 1 molecule of glucose produces 2 molecule of lactic acid because glucose is a 6 carbon compound। ये लैक्टिक एसिड जो है ये देखो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड मतलब 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं। एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। इट इज डिसोसिएटेड, ये वियोजित हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो है जब भी ये वियोजित हो जाता है ये 2 आयन में वियोजित हो जाता है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स हो जाता है। एक है लैक्टेट एनायन और एक है हाइड्रोजन कैटायन या हाइड्रोजन आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज, आई टोल्ड दैट एनी चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन, ION। So if it is positively charged, so that particular ion is called cation. If it is negatively charged, so that particle is called anion. That's H2O. H2O water, that is neutral. When water is dissociated, जब पानी जब वियोजित हो जाता है तो ये 2 आयन में विभाजित हो जाता है। एक है हाइड्रोजन आयन प्लस कैटायन हाइड्रोजन H प्लस और OH माइनस, that is हाइड्रोक्सिल एनायन और हाइड्रोजन कैटायन। सिमिलरली ये लैक्टिक एसिड भी जब होता है यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, सो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन एंड COO, that CH3HCOH COO माइनस, सो दैट इज लैक्टेट एनायन। मैं दिखाऊंगा पिक्चर में। एंड हाइड्रोजन आयन इट इज रिस्पांसिबल फॉर लोअरिंग द pH। pH क्या है मैंने पहले भी बताया था आपको। pH जब ब्लड, मेरे ख्याल से जब व्हेन आई टोल्ड यू द फंक्शंस ऑफ ब्लड, सो दैट टाइम आई टोल्ड वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द pH ऑफ आवर बॉडी। हमारा ब्लड जो है बॉडी का pH मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो pH इज नथिंग बट दैट इज P फॉर पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और भी मोर साइंटिफिकली इफ यू से, जिन्होंने साइंस पढ़ा है, शायद उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो, आप जिन्होंने एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ा है उन्होंने सुना होगा, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH को ये नाम से जाना जाता है। pH कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। चलो खैर छोड़ो, ये इसमें मत जाइए, आप इतना जान लो कि pH का मतलब है पोटेंशियलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये भी अगर याद नहीं रहा है तो ये जान लो कि हाइड्रोजन आयन जब जितना ज्यादा होता है
तो मतलब उस सॉल्यूशन का एसिडिटी भी उतना ज्यादा होता है और पीएच उतना कम होता है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने का मतलब पीएच कम होना है, और पीएच कम होने का मतलब है वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। And lactate accumulation in blood is directly related to hydrogen accumulation in the blood. इसका मतलब क्या है? मतलब जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड जमेगा, लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए, जब ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, when there is an insufficiency of oxygen, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, तब ये एनारोबिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म होता है, तब लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा, as much as lactic acid will be produced, that much hydrogen ion also will be produced. That means जितने ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनेगा, क्योंकि ये देखो लैक्टिक एसिड जितना बनेगा वहां से उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और लैक्टिक एसिड बना है और हाइड्रोजन आयन निकलेगा। So what is the effect of hydrogen ion? हाइड्रोजन आयन का इफेक्ट क्या है, ये देखिए। अब आएगा मजा, अब समझ में आ रहा है? मैंने बोला था पहले जो पढ़ाया वो सब याद रखना, या जो पीडीएफ दिया था उसका प्रिंट आउट साथ में रखना। अभी आपको प्रिंट आउट देखने का जरूरत पड़ेगा। कौन सा प्रिंट आउट देखोगे आप? जो ग्लाइकोलाइसिस का डिफरेंट स्टेप्स, what I have given, the different steps of glycolysis, all the biochemical steps, biochemical reactions of glycolysis. In that if you see, आप देखोगे that PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका काम क्या है? कौन सा स्टेप में काम होता है ग्लाइकोलाइसिस में? अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू fructose 6 phosphate, then fructose 6 phosphate to fructose 1,6 diphosphate. So fructose 6 phosphate to fructose 1,6 diphosphate. In that step, one enzyme is required. So that enzyme name, उस enzyme का नाम है, the name of that enzyme which is responsible for conversion of fructose to fructose 1,6 diphosphate. So that enzyme is known as phosphofructokinase. This is very very important enzyme. ये गीता जैसा आपको ये मंत्र, मूल मंत्र होगा, आपको ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये कुछ एंजाइम का नाम जो बताऊंगा ना, जैसे पीएफके, एलडीएच, ये सब अपने दिमाग में हमेशा होना चाहिए। पीएफके बोलने से आपको याद आ जाएगा दैट रिएक्शन, वो रिएक्शन आपको एकदम आंखों के सामने आ जाएगा वो रिएक्शन। तो पीएफके का मतलब है fructose to fructose 1,6 diphosphate. So that enzyme, that is that enzyme. So hydrogen ion क्या करता है? That PFK activity is inhibited. मतलब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है ये हाइड्रोजन आयन। तो अब देखो, अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम को अगर इनहिबिट कर देगा, उस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, तो क्या होगा? आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं बनेगा। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ेगा तो हमें एटीपी नहीं मिलेगा। हमें एटीपी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एटीपी टूटेगा नहीं, एटीपी मिलेगा नहीं, तो एटीपी टूटेगा कैसे? एटीपी नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि एटीपी इज द हाई एनर्जी कंपाउंड, इट इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एटीपी अगर नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज नॉट डन, व्हेन द मसल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फोर्स, दैट कंडीशन व्हाट इज कॉल्ड फैटीग, थकावट आ जाता है। Then another effect of hydrogen ion, that is it hampers calcium ion troponin complex। ये भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा आपने? इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने सारे पीडीएफ दिया है सब अपने पास रखना, एक एक जब जरूरत पड़ेगा इमीडिएटली पलट लेना। आपको पता होना चाहिए कौन से नोट में क्या क्या है।
जब भी अब मैं कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन बोलूंगा ना, इमीडिएटली आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा चाहिए तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का होगा। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में बहुत सारे हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में कहां पढ़ा है आपने ये कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स? दैट मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो डिफरेंट स्टेप्स दिया था, तो डिफरेंट स्टेप्स में आपको ये मिल जाएगा, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैं तो चाहता हूँ नोट बिना देख के ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो ताकि और नोट को बिना देख के आपको नाम सुनते ही आपको दिमाग में ये आ जाएगा आपको कि कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका मतलब यह है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये पढ़ा था मैंने। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा स्टेप में पढ़ा था? जब कैल्शियम आयन रिलीज्ड from the sarcoplasmic reticulum, then calcium ion combine with the troponin and it forms the troponin complex. The calcium troponin complex क्या करता है? It removes the tropomyosin, जो एक inhibitory protein है। वो क्या करता है tropomyosin? वो जो एक्टिन मायोसिन, जहां एक्टिन का साथ बाइंड होता है, ये मायोसिन एक्टिन का साथ जिस पोजीशन में बाइंड होता है, उस जगह को ये ढक के रखता है। कौन? ट्रोपोमायोसिन, जो इनहिबिटरी प्रोटीन है। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है? उस ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है। हटा के वो बाइंडिंग साइट, जो एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन के साथ जब बाइंड करेगा, वो जगह को एक्सपोज कर देता है। देन इजीली दैट मायोसिन हेड विल बी बाइंडेड विद द ट्रोपोनिन। तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन का काम है ये। लेकिन ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन ये कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को हैम्पर करता है। वो कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देता है। कैसे? वो जो कैल्शियम चैनल जो है ना, उस चैनल को ब्लॉक कर देता है। वो कैल्शियम को निकलने नहीं देता है। वो है हाइड्रोजन आयन का बुरा काम है। सो दैट्स व्हाई इट हैम्पर्स द कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। सो दैट्स व्हाई इतने देर से मैं जो बता रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज हैम्पर्ड। देन हमारा बॉडी में मैंने बोला था ना, रिसेप्टर्स, ग्राहक। रिसेप्टर्स क्या है? जो हमारा कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस होता है, सो दैट चेंजेस ये रिसेप्टर को पता चल जाता है। कोई भी, जैसे कि हमें कोई कांटा, मैंने बोला था ना, एग्जांपल दिया था, कांटा भोग रहा था ये, तो ये फ्री नर्व एंडिंग होता है। कुछ कांटा भोग रहा है तो हमें पेन हो रहा है, इसका मतलब हमारा इधर पेन रिसेप्टर है। तो व्हेन द पेन रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, वी फील द पेन। कोई भी टच एनी हॉट थिंग्स, कोई भी गर्म चीज छूने से हमें गर्म लगता है, इसका मतलब द हीट रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। हमारा बॉडी में जो ये हीट रिसेप्टर है, दैट विल बी स्टिमुलेटेड। जब बर्फ को छू रहा है आप, यू विल फील चिल, आपको ठंड लगेगा, ठंड महसूस होगा आपको। तो किस लिए? क्योंकि हमारा जो कोल्ड रिसेप्टर है वो दैट विल बी स्टिमुलेटेड। तो ऐसे ये जो है हाइड्रोजन आयन, ये पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। मतलब पेन रिसेप्टर, पेन ग्राहक जो है, वो दर्द जो उत्तेजक है, दर्द ग्राहक को ये उत्तेजित करता है। देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन लंग्स डिक्लाइन्स। मतलब आपको पता है हमारा ब्लड का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन। मोर स्पेसिफिकली ये जो हमारा खून या रक्त का जो कार्य है, एक इंपॉर्टेंट कार्य है, वो ऑक्सीजन को वहन करता है। नाउ इन द ब्लड, मोर स्पेसिफिकली द आरबीसी, the red blood cells या red blood corpuscles, that carries the oxygen. Again, more specifically in the RBC, the iron containing pigment which is called hemoglobin. So hemoglobin, it carries oxygen. So that's why, and I told again, if you go back to that chapter, that blood cardiovascular system, there you can see, मैंने एक जगह में लिखा भी था, the 97% of the oxygen is carried by the hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. When oxygen is combined with hemoglobin, that is called oxyhemoglobin. वही लंग्स में जब हम शुद्ध हवा ले रहा है, तो आउट ऑफ द वेंटिलेटरी एयर एकदम एल्वियोलस में जाके फिर क्या होगा? ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द कैपिलरी और वहां जाके हीमोग्लोबिन का साथ अटैच हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऐसे करके 97%
97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। सो दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन वो उसको कम कर देता है ये हाइड्रोजन आयन। ये एक बुरा काम है हाइड्रोजन आयन का। नाउ ये लैक्टिक एसिड का लैक्टेट एनायन का रोल है फैटिग में क्या है? मैंने आपको बोला था लैक्टिक एसिड वियोजित हो जाता है when it is dissociated, जब वियोजित हो जाता है। ये देखिए दिस इज लैक्टिक एसिड, जब ये वियोजित हो जाता है किसमें? मैं बोला था एक एनायन में होगा और एक कैटायन में होगा। कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज। CH3HCOH COO, this is called lactate anion and this is hydrogen cation या hydrogen ion। So ये lactate anion है, ये भी कम नहीं है। हाइड्रोजन आयन तो अपना बुरा काम करते ही रहता है, साथ में लैक्टेट आयन की इनका भी कुछ बुरा काम है, ये इनका भी कुछ इफेक्ट है एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फैटिग। कैसे? ये लैक्टेट आयन जो है ना, ये भी कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कैल्शियम चैनल जो है, आपको पता है द कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर और मसल अगर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कहाँ रहता है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल। तो मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से कैल्शियम आयन निकलता है और कैल्शियम आयन निकलने के लिए एक चैनल रहता है, उस चैनल बराबर उस चैनल से ये कैल्शियम आयन निकलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लैक्टेट आयन क्या करता है? उस चैनल से कैल्शियम आयन को जो निकलना है वो निकलना को कम कर देता है। सो दैट्स व्हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स रिलीज ऑफ कैल्शियम इज रिड्यूस्ड। सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम चैनल से जो कैल्शियम का रिलीज होता है, निकलता है, उसको कम कर देता है। सॉरी, और वो कैसे कम कर देता है? एक रायनोडिन रिसेप्टर होता है। लैक्टेट आयन क्या करता है? ये कैल्शियम आयन निकलने के लिए दैट रिसेप्टर विल बी स्टिमुलेटेड। ये रायनोडिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलता है, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तब भी ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल से कैल्शियम निकलेगा। तो लैक्टेट आयन का मेन काम क्या है? वो पहले ये इसको रायनोडिन रिसेप्टर को काम का कम कर देता है, वो इनहिबिट करता है, मतलब इसको काम का कम कर देता है। तो ऑटोमेटिकली इसको अगर ये जो काम करवाता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल से कैल्शियम को निकालने का काम कराता है ये रायनोडिन रिसेप्टर। अब रायनोडिन रिसेप्टर को अगर बंद कर दिया, ये उसका काम कोई बंद कर दिया तो आगे से कैल्शियम निकलेगा नहीं। तो यह है लैक्टेट आयन का इफेक्ट। अल्टीमेटली अगर कैल्शियम आयन नहीं निकलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फैटिग हो जाएगा। अभी आएंगे आपका जो प्रैक्टिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या है। लैक्टेट थ्रेशोल्ड ध्यान से सुनना ही है, नहीं तो मैं बार बार आप फिर बताऊंगा मैं ये, अगर समझ में नहीं आया तो। It is defined as the intensity of exercise at which lactate begins to accumulate in the blood at a faster rate than it can be removed। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने बोला था आप लोगों को कि कोई भी एक्टिविटी करोगे तो ये तीनों सिस्टम चलते रहेगा। एटीपीसीपी सिस्टम चलते रहेगा, लैक्टिक एसिड सिस्टम भी चलते रहेगा, एरोबिक सिस्टम भी चलते रहेगा। लेकिन इन तीनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एंड वो डिपेंड करता है किसका ऊपर? नेचर ऑफ द एक्टिविटी का ऊपर, या इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी का ऊपर निर्भर करेगा कि तीनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, अधिक मात्रा में चलेगा कौन सा सिस्टम। अब क्या है, कोई एक्टिविटी चल रहा है तो हमें तीनों सिस्टम चल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एरोबिक एक्टिविटी चल रहा है
तो आपका तीनों सिस्टम चल रहा है, एटीपी भी चल रहा है, एरोबिक भी चल रहा है, लैक्टिक एसिड भी चल रहा है। तो लैक्टिक एसिड सिस्टम जब चलेगा तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होते रहेगा, और वो लैक्टिक एसिड अल्टीमेटली कहाँ जमेगा? मसल्स में जमेगा, फिर मसल से ब्लड में आएगा, ब्लड में लैक्टिक एसिड जमते रहेगा। लेकिन जब एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी हो रहा है, लैक्टेट को प्रोडक्शन होना और रिमूवल होना, द प्रोडक्शन एंड रिमूवल, मतलब लैक्टिक एसिड को तैयार होना, पैदा होना और उसको फिर खत्म होना, दोनों साथ साथ चलता है। उसको निकलना मतलब बॉडी से नहीं निकलता है, वो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बन के नहीं रहता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड रिमूवल। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है साथ में रिमूव भी हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, रिमूव हो रहा है, देखो कोई एक फैक्ट्री में कोई एक चीज बन रहा है, ठीक है, तो दैट थिंग इमीडिएटली वो जब बनेगा तो इमीडिएटली उसका मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई दे रहा है, तो वो डिमांड हो रहा है फिर जा रहा है, डिमांड हो रहा है निकल रहा है। लेकिन गोदाम में, गोडाउन में अगर वो चीज को आप बाहर नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा? वो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होते रहेगा, गोदाम में जमते रहेगा, वो निकले, अगर निकालोगे नहीं उस माल को तो उधर ज्यादा जम जाएगा। तो कंटिन्यूअसली जब प्रोडक्शन हो रहा है और निकल रहा है तो जमेगा नहीं। तो यही लैक्टिक एसिड जब प्रोडक्शन होता है और रिमूवल भी होता है, कब? जब एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी होता है, तब लैक्टिक एसिड इसलिए नहीं जमता क्योंकि जमने का साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का साथ साथ उसका रिमूवल भी होता है, इसीलिए लैक्टिक एसिड जमता नहीं है। It does not accumulated. It is not accumulated in the blood. लेकिन ऐसे सिचुएशन आता है जब लैक्टिक एसिड उसको एक्यूमुलेट होने का रेट ज्यादा हो जाता है निकलने का रेट से। वही लिखा है, the begins to accumulate in the blood at a faster rate, मतलब ज्यादा दर से ये जम जाता है। किसका ज्यादा? then it can be removed, मतलब निकलने का कंपैरिजन से, कंपेयर टू रिमूवल, अगर एक्यूमुलेशन का रेट ज्यादा हो जाता है जब शुरू हो जाता है, so that intensity of exercise is called lactate threshold। मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, जब इंटेंसिटी कम है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन ये इंटेंसिटी जब बढ़ाते एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में क्या होगा, जो जमने का जो रेट है वो ज्यादा हो जाता है निकलने का रेट से। अगर निकलने का रेट से लैक्टिक एसिड जमने का रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाएगा। So that intensity of exercise, this is called the lactate threshold. It is often expressed as 85% of maximum heart rate or 75% of maximum oxygen intake। मतलब maximum oxygen intake का इसका और एक टर्मिनोलॉजी है, मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा। ये VO2 max, या तो 85% of your maximum heart rate, उस इंटेंसिटी में जब एक्टिविटी करोगे तब ये दैट इज कॉल्ड द लैक्टेट थ्रेशोल्ड, और 75% ऑफ योर VO2 max इन दैट इंटेंसिटी द लैक्टेट थ्रेशोल्ड appears। मतलब 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट इंटेंसिटी में जब एक्टिविटी करोगे तब आपको क्या होगा, लैक्टिक एसिड का जमना शुरू हो जाता है। मतलब जमने का जो रेट है, the accumulation rate will be faster than removal rate। Or when you are doing the activity at the intensity of 75% of your VO2 max, in that case, that rate of accumulation of lactic acid in the blood is faster than rate of removal of lactic acid in the blood. So the lactate threshold, it identifies the level of physical activity intensity above which your body will rapidly fatigue। इसका मतलब है ये
इससे पता चलता है कि एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है, दैट इंटेंसिटी, उससे ज्यादा अगर आप एक्टिविटी करोगे, ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का एक्टिविटी का उससे ज्यादा एक्टिविटी अगर करोगे, इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी मोर देन द थ्रेशोल्ड लेवल, तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी थक जाओगे. सो फैटिग विल कम रैपिडली. सो इफ यू इसको सीधी सी लैंग्वेज में बोलोगे तो इफ यू डू द एक्टिविटी एट द इंटेंसिटी above the lactate threshold, so you will rapidly fatigue. मतलब जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड का जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी में आप अगर काम करोगे तो आप जल्दी जल्दी थक जाओगे. वही ये बताया है. वेल ट्रेन्ड रनर्स, एकदम एलिट लेवल ऑफ रनर्स जो है, टॉप लेवल स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप लेवल रनर्स, एथलीट्स, that typically find their lactate threshold at 90% of their maximum heart rate. वो मैक्सिमम हार्ट रेट का 90% तक भी काम करेगा तब ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड में पहुंचेगा. Up to 90%, that means when you will do the activity up to 90% of their maximum heart rate, so they will not be easily fatigued. जो हाईली ट्रेन्ड एथलीट है, हाईली ट्रेन्ड रनर्स है, फॉर देम दे कैन गो अप टू 90% ऑफ देयर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड में, तब ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड आता है. मतलब 90% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट में वो काम करेगा, उसके बाद ही उसका ऊपर जब काम करेगा तभी उसका लैक्टिक एसिड का जो जमने का या एक्युमुलेशन होने का जो रेट है वो रिमूवल रेट से ज्यादा होगा. लेकिन वो 90% का अबव, बियॉन्ड 90%. Now lactic removal, जो lactic production, lactic acid production, that is important. lactic acid production क्यों? क्योंकि एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए, मैं बार बार बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए जो 30 seconds to 1 minute activity, so that duration of activity, the lactate production is important. Why? Because we need the ATP, and that is the main source of ATP during anaerobic type of activity. The activity lasting from 30 seconds to 1 minute activity. So in that type of duration of activity, maximum energy comes from the lactic acid system. That means the maximum number of ATP produced by the anaerobic glycolysis or lactic acid system. So that's why the lactate production is important. Why? To produce the ATP for muscle contraction. But at the same time, along with the lactate production, lactate removal also equally important. मतलब लैक्टेट को तैयार होने का साथ साथ, लैक्टेट को पैदा होने का साथ साथ उसको निकालना भी बहुत जरूरी है. अगर लैक्टिक एसिड को रिमूव नहीं करोगे, उसको निकालोगे नहीं, तो क्या होगा? अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन आयन आएगा, वो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिविटी को कम कर देगा, वो कैल्शियम टोपोनिन कॉम्प्लेक्स को हैम्पर करेगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने नहीं देगा. फिर लैक्टेट आयन जो है वो जो राइनोडेट रिसेप्टर को इनहिबिट करके कैल्शियम और ये सर्कुलर रेटिकुलम चैनल से कैल्शियम निकलने को कम कर देता है. ये लैक्टेट, ये सब लैक्टिक एसिड का बुरा काम जो है. तो इसीलिए लैक्टिक एसिड को प्रोडक्शन होने का साथ साथ उसको रिमूव करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है. लैक्टिक एसिड को इक्वली रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, the active recovery after strenuous exercise, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने एक्सरसाइज किया है, बहुत हेवी ट्रेनिंग किया है, हार्ड ट्रेनिंग किया है आपने, तो हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद या हेवी एक्सरसाइज या हेवी ट्रेनिंग करने के बाद या हाई इंटेंसिटी मैच खेल लिया आप लोगों ने, उसके बाद यू विल गो फॉर द रिकवरी. रिकवरी दो तरीका का होता है, एक है एक्टिव रिकवरी, एक है पैसिव रिकवरी. एक्टिव रिकवरी का मतलब क्या है? After the main activity, again the activity in the aerobic intensity में, aerobic type of activity, मतलब थ्रेशोल्ड का कम जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी में जो एक्टिविटी करोगे,
So that is called active recovery. और पैसिव रिकवरी क्या है? मतलब मेन एक्टिविटी का बाद एकदम सीधे से बैठ गया या लेट गया है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड. So that is called passive recovery. So that's why active recovery after strenuous exercise, the clears accumulated blood lactate at faster than passive recovery. मतलब आप एक्टिविटी करोगे, स्टेनुअस एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली एनारोबिक में जाओगे तो लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोडक्शन होगा और वो एक्यूमुलेशन भी होगा हमारे ब्लड. लेकिन मैंने बोला उसको रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई टू रिमूव दैट लैक्टिक एसिड, accumulated lactic acid after the strenuous activity, always the active recovery is much more beneficial than passive recovery. क्योंकि पैसिव रिकवरी में भी आपका लैक्टिक एसिड रिमूव होगा लेकिन वो धीरे धीरे होगा, टाइम ज्यादा लगेगा. क्लास इज गोइंग ऑन. इसीलिए लैक्टिक एसिड को ज्यादा फास्टर रेट में निकलने के लिए हेल्प करता है. द मैक्सिमम क्लियरेंस occurred at active recovery close to the lactate threshold. This is very very important, mind it. मतलब close to the lactate threshold. अभी अभी बोला lactate threshold. lactate threshold क्या है? जब जो एक इंटेंसिटी है उस जिस इंटेंसिटी में आपका तो लैक्टेट प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन और जो एक्यूमुलेशन है तो एक्यूमुलेशन रिमूवल से ज्यादा हो जाता है, ये फास्टर रेट में होता है. So that is lactate threshold. So when somebody is working in the close to the lactate threshold in that intensity, so maximum lactic acid will be cleared. So ज्यादा से ज्यादा lactic acid clearance होता है when you are doing the activity close to the lactate threshold. Now that intensity is given here, you can see the active recovery intensities at 80 to 100% of lactate threshold were more beneficial than exercise intensities at 60% of lactate threshold or below. इसका मतलब क्या है? मतलब स्टेनुअस एक्सरसाइज का बाद आप एक्टिव रिकवरी कर रहे हैं, मतलब रिकवरी का टाइम आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी का इंटेंसिटी अगर 80 to 100% ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड होगा. लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपको पता चला, लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपको मैक्सिमम हार्ट रेट है, पता चला है मैक्सिमम हार्ट रेट. तो मैक्सिमम हार्ट रेट का 80% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट या 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट, सो दैट इंटेंसिटी इन दैट उसका अगर 80 to 100% ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड मतलब उस इंटेंसिटी का 80% या 100% मतलब लैक्टेट थ्रेशोल्ड equal to lactate threshold, that intensity, or 80% of the lactate threshold in that intensity. If you do the activity, that is much more beneficial than 60% of lactate threshold or below. मतलब lactate threshold का 60% intensity या उससे कम 60% का कम intensity of lactate threshold अगर काम करोगे तो उसमें ज्यादा लैक्टिक एसिड रिमूव नहीं होगा, होगा रिमूव, लेकिन सबसे ज्यादा रिमूव होगा मैक्सिमम लैक्टिक एसिड क्लियरेंस जब होगा that is 80 to 100% of lactate threshold when you will do the activity. जब 80 से 100% लैक्टेट थ्रेशोल्ड में आप काम करोगे मतलब रिकवरी करोगे, रिकवरी में इस इंटेंसिटी में एक्टिविटी करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड जो जम गया था ना वो ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है. नाउ फेट ऑफ लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड बनता है मैंने बोला ना रिमूव होता है बार बार, इतने देर तक मेरे आपको दिमाग पक गया है ऐसा आइडिया, तो सर बार बार बोल रहे हैं लैक्टिक एसिड रिमूव होता है, रिमूव होता है, रिमूव होता है. ये लैक्टिक एसिड रिमूव होकर जाता कहाँ है? या हमारा बॉडी से निकल के बाहर फेंक देता है क्या? जैसे हम थूक देता है कोई भी या पसीना निकल जाता है बॉडी से, तो लैक्टिक एसिड भी कैसे क्या बॉडी से पसीना से निकल जाता है क्या? या हमारा नाक से निकल जाता है या मुंह से थूक देता है लैक्टिक एसिड? नहीं, लैक्टिक एसिड रिमूव क्या कैसे होता है मतलब दिस इज कॉल्ड द फेट ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड का भाग्य जो है अंतिम आखिर में लैक्टिक एसिड क्या बन जाता है,
लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड बन के नहीं रख सकता है हम। अगर लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड बन के छोड़ दिया हमने बॉडी में, तो आपका अभी इतने देर से देखा है क्या क्या बुरा काम कर सकता है वो। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड में रखना नहीं है, उसको दूसरे चीज में परिवर्तित कर देना है। We have to convert lactic acid to some other things जो हमारा बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। So we have to convert lactic acid into such compound which cannot hamper our body, हमारा बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो टोटल जो जितना लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन है उससे 70% of that lactic acid it is oxidized to कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। टोटल जितना लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हुआ है उसका 70% लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज्ड या मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कराया था तो हमारा ये नाक से मुंह से ड्यूरिंग एक्सपिरेशन दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर ये इट विल नॉट हैम्पर, न्यूट्रल है ये पानी। 10% ऑफ लैक्टिक एसिड 70% हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया है। 10% लैक्टिक एसिड जो है वो अमाइनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब 10% ऑफ लैक्टिक एसिड इट इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? इट इज दैट प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन जो बनता है ना वो एक एसिड है जो अमाइनो एसिड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके बनता है। सो दैट एसिड इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठा होके प्रोटीन बनाता है। मतलब हमने बोला था बहुत बार प्रोटीन इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी अमाइनो एसिड्स। सो 10% ऑफ लैक्टिक एसिड वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो अमाइनो एसिड फर्दर मेटाबॉलिज्म में या प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है the most important thing that is 20% of lactic acid it is converted to glucose through कैसे reverse process of glycolysis in the liver। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पढ़ना ये लाइन। 20% of lactic acid is converted मतलब 20% लैक्टिक एसिड परिवर्तित होता है इसमें टू ग्लूकोज। ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। कैसे, कौन सा पद्धति से? दैट प्रक्रिया दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा रास्ता से। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? द कन्वर्ट ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 डाइफॉस्फेट, ऐसे करते करते पाइरुविक एसिड, लास्ट में लैक्टिक एसिड। अब क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? लैक्टिक एसिड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पाइरुविक एसिड दैट एनोन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, देन 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लाइक दैट ये लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को जब उल्टा कर दोगे देखो लैक्टिक एसिड से फिर ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन कहां? नॉट इन द मसल। ये प्रोडक्शन कहां हो रहा है? लैक्टिक एसिड आपका मसल्स में हो रहा है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। लेकिन ये मसल्स में ये कन्वर्शन नहीं होता है। उसके लिए थ्रू ब्लड, मसल से लैक्टिक एसिड ब्लड में आएगा, फिर ब्लड से ये लिवर में जाएगा, फिर लिवर में जाके ये 20% लैक्टिक एसिड जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हिच टेक प्लेस इन द लिवर दैट इज कॉल्ड कोरी साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरी साइकिल। मैं आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। देखो so Cori cycle, in that the lactic acid again it act as a fuel source। कैसे? अब देखो हम जब एक्टिविटी कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आ रहा है एटीपी से। वो एटीपी एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी में जब 30 सेकंड्स टू 1 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है उसमें मैक्सिमम एनर्जी आएगा लैक्टिक एसिड सिस्टम से। मतलब एक्सरसाइज में अब क्या कर रहा है? ग्लूकोज से
स्केलेटल मसल में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाइरुवेट एसिड होकर लास्ट में लैक्टिक एसिड बन रहा है, इससे हमें एटीपी मिल रहा है, एंड दैट टेक प्लेस इन द स्केलेटल मसल। उसके बाद क्या होता है, यही लैक्टिक एसिड ब्लड में आ जाता है। लैक्टिक एसिड मसल से ब्लड में आ जाता है। हम जब लैक्टिक एसिड टेस्ट करता है ना, हम डायरेक्ट मसल से सैंपल नहीं लेता है, हम लेता है ब्लड सैंपल, या तो फिंगर टिप से या तो ईयर लोब से। एक प्रिक, स्मॉल प्रिक करके with the help of the needle, just 1 drop of blood, and then you have to analyze it, that blood, and you will get the lactic acid value. So this lactic acid produced in the skeletal muscle, that will come to the blood, then from the blood it will come to the liver. लिवर में आ गया। ये लिवर का मतलब ये डोंट थिंक दैट वो बायोमेकेनिक्स का लिवर है, प्रोड्यूसर वाला लिवर नहीं है, ये हमारा बॉडी का जो है ये डाइजेस्टिव ऑर्गन, सो दैट इज कॉल्ड liver. The largest gland in the human body, that is called liver. So the blood, through blood, the lactic acid, it comes to the liver. Then in the liver, the lactic acid will be converted into pyruvic acid. Then after so many steps, there are so many steps are there. That's why इधर बहुत सारे arrow दिया है, 1 2 3 बहुत सारे arrow दिया हुआ है. So ultimately glucose 6 phosphate. Then it will be converted into glucose. Then it will come to the blood. And again this glucose will come to the skeletal muscle. तो देखो मजा की बात यह है, ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये फैटिग कर देता है हमारा बॉडी को, क्योंकि कितना सारा बुरा काम देता है। अल्टीमेटली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, बंद कर देता है, या फैटिग आ जाता है ये लैक्टिक एसिड का वजह से। लेकिन ये लैक्टिक एसिड को थ्रू ब्लड जब लिवर में आएगा तो लिवर में अगेन इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज या ग्लाइकोजन थ्रू रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ओनली वन कंडीशन इज देयर, यू हैव टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन। मतलब जिस कारण लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हुआ था उस कारण को हटा लेना है। यू हैव टू टेक आउट दैट कॉज, द कॉज बाय व्हिच लैक्टिक एसिड वाज प्रोड्यूस्ड, यू हैव टू टेक आउट दैट कॉज। कॉज क्या था, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होने का कारण क्या था, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हुआ था। अब ड्यूरिंग एक्टिव रिकवरी, वही जब जितना बोला मैंने 80% to 100% ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड में आप काम करोगे, तो मतलब दैट मींस इट इज एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी, इन दैट यू आर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में आप ऑक्सीजन ले रहा है, तो दैट ऑक्सीजन again it helps to conversion of lactic acid to glucose through reverse process of glycolysis, and that glucose produced by the lactic acid again it can act as the energy fuel. again ये glucose फिर glucose 6 phosphate होकर फिर glycolysis बना के anaerobic glycolysis द्वारा फिर ATP प्रोडक्शन करता है। that means the lactic acid it can act as fuel for further energy supply। मतलब फिर दोबारा एनर्जी प्रदान करने के लिए लैक्टिक एसिड ये काम करता है। मतलब लैक्टिक एसिड फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये फिर दोबारा एनर्जी का तौर पे काम करता है, एनर्जी सप्लाई करता है लैक्टिक एसिड। सो दैट्स व्हाई द बॉटम लाइन इज द लैक्टिक एसिड इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द एनिमी ऑफ द एथलीट, rather it is considered as friend of athletes। मतलब लैक्टिक एसिड को अब एथलीट का ये दुश्मन नहीं माना जाता है। बहुत सारे बुरा काम करता है, लेकिन लैक्टिक एसिड का अगर सही देखो, कोई भी बुरा आदमी को या कोई भी बुरा चीज को उससे अगर बुराई निकाल लोगे, उसको आप अच्छाई में बदल सकता है। एक बुरा इंसान को आप अच्छे इंसान में बदल सकते हो ताकि वो अच्छा काम कर सकता है। तो यही लैक्टिक एसिड को अब ऑक्सीजन देके फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे हमें फायदा हो सकता है, उससे फर्दर ये फ्यूल के तौर पे काम करता है, फिर एनर्जी सप्लाई करता है। सो दैट्स व्हाई लैक्टिक एसिड अभी उसको दुश्मन नहीं माना जाता है एथलीट का, रादर एथलीट का दोस्त माना जाता है। तो ये है आज का जो है अभी ये आपका ये this is the end of the bioenergetics chapter. Actually last
क्लास में खत्म होना था, लेकिन मैंने बोला ना ये इतना बड़ा है, ये 3 क्लास में खत्म नहीं होता है। अगेन आई विल डिस्कस, क्योंकि ये घूम फिर के बहुत जगह में आएगा। ये सब आपका एनर्जी सिस्टम जो है ना, ये हर एक स्टेप जो है बहुत सारे जगह में आएगा। इसका मतलब ये नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, द इफेक्ट ऑन VO2 max, होम्योस्टेसिस, परफॉर्मेंस, उसमें हर एक कदम पे आपको ये सारे के सारे एनर्जी सिस्टम का आपको ये आएगा। एक एक करके बहुत सारे एंजाइम का नाम आएगा, उसका इफेक्ट क्या है। ट्रेनिंग में जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट इसलिए हुआ है, उसके लिए शायद कुछ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, जो क्लेफ्ट साइकिल का एंजाइम कुछ काम आएगा, आपको ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम काम आएगा। तो इसलिए आपको वो सब चीज आपको पढ़ना होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। डिपेंड करेगा ये इसी का ऊपर, आपको बायोएनर्जेटिक्स का ऊपर। बायोएनर्जेटिक्स आपको क्लियर कट आइडिया नहीं रहेगा तो आप एक ठीक से ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेट नहीं कर सकता है। ये आपको थ्रेशोल्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या है, एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्या है, ये इसको कैसे निकाला जाता है, तब आप पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग इंटेंसिटी दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस मैं करूंगा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा मैं, वो शायद मनीलाल सर ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा आप लोगों को, फिर भी एक बार देख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक जितने हमने नोट्स या PDF दिया है उसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट लेके जब भी क्लास में बैठोगे साथ में रखना प्रिंट आउट, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी भी प्रिंट आउट आपका किसी भी टॉपिक का कोई भी स्टेप्स का जरूरत पड़ सकता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो है ऐसे नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो गया, ये हिस्ट्री जैसे नहीं है कि एक खत्म हो गया, ये बाबर खत्म हो गया, फिर बाबर पढ़ने का जरूरत नहीं है, अभी हुमायूं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। ये आप सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऑल द, मैंने इसलिए बोला था ना, जब ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी फर्स्ट क्लास में याद करो दैट ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है, when all the systems it works close to all the organs, it work in coordinative way, then only the system forms। अब बहुत सारे सिस्टम इकट्ठा होकर ह्यूमन बॉडी बनता है। एक सिस्टम को निकाल दोगे तो ह्यूमन बॉडी पूरा नहीं होता है। तो आपको सारे के सारे जो टॉपिक है, एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड विद ईच एंड अदर। सो दैट्स व्हाई अब लोग सारे के सारे अभी जितना तक अपने नोट्स दिया है या PDF दिया है उसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट लेके आप बाजू में रखना, जब भी कोई भी चीज को पीछे जब जाना है इमीडिएटली देख लेना, इसलिए ये आपको समझ में आएगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स। सर हेलो। यस सर, ये बायो एनर्जेटिक के पहले सर हार्ट रेट, ये सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक का जो PPT था, प्लीज ये हमें नहीं मिला है सर। हाँ दे देंगे। मैं बोला ना उसको मार्च कर रहा हूँ, उसको मार्च करके दे देंगे ये। ओके थैंक यू सर। तो यही एक दो बची, बाकी तो सर सब अवेलेबल है। हाँ लेकिन जितना दिया है वो पूरा पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ा तो नहीं, पर सर कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, सिर्फ ताकि का नीचे रखना है, जमाना है ये? नहीं सर, पढ़ना है, पढ़ रहे हैं सर। हाँ क्योंकि नहीं Yes, सर, sir. बस Yes, sir. इस पे ये देखो, आपने सिर्फ ये नोट्स लेते हो, जब एक्यूमुलेट करते हो, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है ना, एक्यूमुलेट करते रहते हो, तो सब पैकेट के नीचे रख देते हो। ये मैंने पता है ये। और क्या करोगे ना आप लोग के, मैंने देखा इतने सालों के 27 ईयर्स से देख रहा हूँ, जहां से जो मिल जाता है ना सब ले लेता है। जैसे मेरे से यहाँ से जो PPT मिला है उसका प्रिंट आउट ले लिया है, और किसी ने बोला अरे उधर देखा उस दुकान में अच्छा फिजियोलॉजी नोट मिल रहा है, वहां से भी कुछ ले लिया है, कहां से जाकर कोई किताब मिल गया उसका जेरॉक्स कर लिया है, और बाद में देखोगे कि सारे के सारे एक ही जैसा है। ये जो है, मैं एक कहानी बोल रहा हूँ, जैसे देवानंद का नाम सुना है ना, वो टोपी का शौकीन था बहुत, हैट पहनता था देवानंद। तो एक दुकान में गया था टोपी खरीदने के लिए, तो बोला कुछ टोपी दिखाइए, तो 100 टोपी दिखाया उसको, एक भी टोपी पसंद नहीं आया उसको। फिर करते इधर उधर करते एक टोपी पहन लिया और बोला ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बोलो इसका कितना कॉस्ट है? तो दुकानदार ने बोला साहब ये फ्री में लेके जाइए, क्योंकि वही टोपी आप पहन कर आए थे। तो ये जो नोट्स है ना, ये सारे के सारे नोट्स, बहुत सारे जगह से नोट इकट्ठा करोगे आप, इकट्ठा करते देखोगे एक ही नोट 4 बार जेरॉक्स कर लिया आपने। मैंने देखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। बाद में देखोगे जब इकट्ठे एग्जाम का 1 हफ्ता पहले सब नोट पढ़ता है, एग्जाम का 1 हफ्ता पहले जब नोट खुलोगे देखोगे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का नोट 5 कॉपी आ गया है आपका पास जेरॉक्स कर लिया, क्योंकि जेरॉक्स करते वक्त आपने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या जेरॉक्स कर रहा है, मिल गया किसी को भेज दिया, जा जेरॉक्स करके लेके आ जा, ये नोट है। तो ये मंडल सर का नोट, ये प्रवीण साहब का नोट, ये सारे इकट्ठा करते एक नोट देखना 4-5 नोट आ जाता है ये। तो बी केयरफुल,
जो एक ही मिल रहा है उसी को प्रिंट आउट लीजिए और उसी को पढ़ते रहिए, देन ओनली इट विल बी, मेरा जो पढ़ाने का जो है, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुलनेस विल बी देयर, आपका भी एक काम आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आ गया लेक्चर दे दिया आपने सुन लिया, दिस इज नॉट द वे। अल्टीमेटली यू हैव टू इंप्लीमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सब कुछ आके ग्राउंड में खत्म होता है, ये लैब में क्लासरूम में शुरू होता है और जाके ग्राउंड में खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आई विल नॉट टेक मच टाइम, ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया है। थैंक यू सर।